जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। शाम को 7 बजे है आज का टाइमिंग। फिर हम लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्लास था, लेकिन कुछ सुझाव आए हैं तत्काल में। करंट में कुछ मुद्दे चल रहे हैं इस समय। राजनीतिक मुद्दों में एक मुद्दा बहुत तेजी से तूल पकड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर इस समय बहस चल रही है पूरे देश में। तो टीम ने डिसाइड किया कि इस मुद्दे पे कुछ जानकारियां इकट्ठा की जाए और छात्रों तक उसको पहुंचाई जाए। तो आज हम लोग करंट के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वक्त की जो समस्या चल रही है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है, और बिल के पेश होते ही पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। और इस बिल के विरोध में कुछ राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गई हैं, और राजनीतिक पार्टियां दो धड़े में बढ़ गई हैं। तो क्या है बिल, और इसमें राजनीतिक द्वेष क्यों देखा जा रहा है, क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इससे बनने वाले करंट में जो प्रश्न बनेंगे उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में, और वो बिल पास नहीं हो पाया। अंततः सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को उस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा। उस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां दो भागों में बटी हुई हैं। एनडीए और उसके घटक दल इस बिल के समर्थन में हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और उसके जो समर्थक दल हैं, कुछ मुस्लिम राजनीतिक दल हैं, वो इसके विरोध में हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। तो ये बिल क्या है और इसमें संशोधन के किन किन बिंदुओं पे विचार किया गया है, क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल ये बिल जो पेश किया गया, ये एक संशोधन बिल है, संशोधन विधेयक है। 1995 का एक कानून है, एक अधिनियम है। 1995 का एक अधिनियम है, वक्त अधिनियम। और उसी अधिनियम में बदलाव करने के लिए, संशोधन करने के लिए ये संशोधन बिल पेश किया गया है। लेकिन ये अभी तक पास नहीं हो पाया, और अंततः जेपीसी को इसको सौंप दिया गया है, संयुक्त संसदीय समिति को इसको सौंप दिया गया है। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन पूरे देश में इस पे हंगामा हो रहा है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैनिंग भी इसकी की जा रही है, इसके समर्थन में और इसके विरोध में। लोग लामबंद हो रहे हैं। तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है हिंदू मुस्लिम राजनीति का। तो क्या है वक्त और क्या है ये कानून, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। वक्त संपत्ति का मामला है ये, और इस संपत्ति के मामले में एक बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन इसका जो कानून 1995 वाला है, और फिर बाद में 2013 में इसमें संशोधन किया गया। उस संशोधन के माध्यम से इस बोर्ड को ढेर सारा अधिकार मिल गया है। उसी अधिकार को सीमित करने के लिए ये विधेयक पेश किया गया। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वक्फ क्या होता है, वक्त संपत्ति क्या होती है, और इस समय भारत में वक्त की संपत्ति क्या है, कितनी है, और कोई भी संपत्ति वक्त की संपत्ति कैसे होती है, इसके लिए मामला कैसे चलता है, ट्रिब्यूनल्स कैसे बनते हैं, अधिकरण कैसे बनते हैं, सुनवाई कैसे होती है। इन सब मामलों पे हम लोग बात करने वाले हैं। वक्त जो शब्द है, इसके साथ संपत्ति जुड़ा हुआ है। वक्त संपत्ति, वक्त संपत्ति क्या होती है? बेसिकली मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में जो संपत्ति दान कर दी जाती है उसको वक्त संपत्ति कहा जाता है। और ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। जब दस्तावेजीकरण नहीं था, कागजात नहीं होते थे, उसके पहले भी इस तरह के दान दिए जाते थे। अगर भारतीय इतिहास में नजर डालें तो सल्तनत काल में इसका आरंभ हो गया था। मोहम्मद गोरी के समय में इस तरह की कुछ उदाहरण हमको मिलते हैं। और अंग्रेजों के समय में आएंगे तो 1923 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस तरह का कानून बनाने का प्रयास किया था।
लेकिन वो कानून सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1954 में एक अधिनियम पास किया गया जिसको वक्फ अधिनियम 1954 कहा जाता है। तो सबसे पहले 1954 में एक कानून बनाया गया, वक्फ कानून, जिसको कहा जाता है वक्फ अधिनियम कहा जाता है। और इसी कानून के तहत 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया, और इसका जो कार्य था, राज्यों में जो वक्फ बोर्ड की स्थापना होगी, उसका देखरेख, उसका क्रियान्वयन, उसका प्रशासनिक कार्य देखने का कार्य ये केंद्रीय वक्फ परिषद को दे दिया गया। ये चलता रहा। 1995 आते आते एक नया विधेयक पेश हुआ 1995 में, और पुराना वाला जो अधिनियम था 1954 वाला, उसको बदल दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो पुराना जो 1954 का कानून था उसको हटा दिया गया, और उसके स्थान पर एक नया कानून आ जाता है 1995 का। और 1995 में जो कानून बनाया गया, उसी के आधार पे आगे वक्फ की संपत्तियां घोषित होती रही। लेकिन सन 2013 में एक संशोधन किया गया इस अधिनियम में, 1995 वाले अधिनियम में, और वक्फ बोर्ड को ढेर सारा अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके माध्यम से कई स्थानों पर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित करना शुरू कर दिया, किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करना शुरू कर दिया। इसका ताजा उदाहरण 2022 में न्यूज के माध्यम से सामने आया। तमिलनाडु में एक हिंदू बाहुल्य गांव है, उस गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, और उसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। तो मोदी गवर्नमेंट ये संशोधन विधेयक लेके आ गई, जिससे वक्फ बोर्ड के शक्तियों को कम किया जा सके, और इसका जो ट्रिब्यूनल है उसके माध्यम से जो निर्णय आता है, उस निर्णय को चुनौती दी जा सके, अन्य न्यायालयों में, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके। अभी तक व्यवस्था ये है कि अगर इससे संबंधित कोई विवाद है तो उस विवाद का निस्तारण केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही किया जा सकता है, और उसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो अंतिम होगा, फिर कहीं भी उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कुछ संशोधन करने के लिए यह वक्त संशोधन विधेयक लाया गया है। तो इससे संबंधित करंट अफेयर्स के मामले में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो कुछ आंकड़ों के माध्यम से उसको हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्या है पूरा मामला। तो चलिए वन बाय वन करके इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, ये शब्द यूज हुआ है वक्फ। तो वक्फ है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, वक्फ का मतलब इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है। यानी जो वक्फ होता है वो दान की संपत्ति होती है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा दान में दी गई जो संपत्ति है, चाहे वो संपत्ति चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है, उसको वक्फ कर दिया जाता है। जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि इसको दान कर दिया गया, तो उसको वक्फ अगर कर दिया गया तो वो ईश्वर के नाम पे वक्फ हो जाता है। वो संपत्ति फिर किसी और को नहीं मिल सकती, ना तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल उसका संरक्षण करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, जिससे इसको संरक्षित किया जा सके, और इससे जो धन होगा, जो आमदनी होगी, वो धर्म के कार्यों में लगाया जा सके। तो यहाँ कह रहा है कि वक्त का मतलब इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है। जो धर्म के नाम पर संपत्तियां समर्पित की गई हैं, दान में दी गई हैं, वो वक्फ कहा जाता है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। एक बहुत बड़ी राशि है ये। अगर इनकी संपत्तियों को देखेंगे तो वफ्त की जो संपत्ति है वो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। यानी दान में जो संपत्तियां दी गई हैं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। वास्तव में जब दस्तावेजीकरण नहीं हुआ था तब भी वक्फ किया जाता था, दान दिया जाता था। यही कारण है कि जहां भी धार्मिक स्थल है मुस्लिम समुदाय का, वो वैसे ही वक्त की संपत्ति मान ली जाती है, क्योंकि उस समय दस्तावेजीकरण नहीं होता था।
तो यहाँ कह रहा है कि वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है और जिसका अनुमानित मूल्य कितना है, 1.2 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इस संपत्ति की मूल्य है। यह इन्हें सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरे बड़े भूस्वामी बनाता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा एसेट, सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे मंत्रालय के पास है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सशस्त्र सेनाओं के पास है, और तीसरे नंबर पे आता है ये वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड के पास भारत का तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति का जखीरा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आता है। नंबर 1 पे भारतीय रेलवे है, नंबर 2 पे सशस्त्र बल है, और नंबर 3 पे यह वक्फ बोर्ड है जिसके अंडर में इतनी सारी संपत्तियां आती हैं। वक्त शब्द को देख लीजिए, ये वक्त शब्द कहाँ से निकला हुआ है। तो वक्त शब्द अरबी भाषा शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है बंदी या निषेध, रोक लगाना, निषेध कर देना। यानी कोई भी संपत्ति जब वफ्त कर दी जाती है, कोई भी संपत्ति जब दान कर दी जाती है, तो उस पे बाकी किसी का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो वफ्त जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बंदी करना या उसका निषेध कर देना। और ये बोर्ड क्या है कि बोर्ड वक्फ संपत्तियों के उचित रखरखाव और उसके उपयोग का प्रबंधन और देखरेख करता है, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, अनाथालय, स्कूल और समुदाय की सेवा करने वाली अन्य संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। तो वक्फ बोर्ड जो संस्था है ये संपत्तियों का रखरखाव, प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। और कौन सी संपत्ति? इस्लामिक जो संपत्तियां हैं जिसमें मस्जिद आएगा, कब्रिस्तान आएगा, अनाथालय आएगा, स्कूल आएगा, समुदाय, ये सारी संस्थाएं जो आती हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और नियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। तो जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यानी जो वक्फ की संपत्तियां हैं, दान में दी गई जो संपत्तियां हैं, उसका प्रशासन ठीक से चल सके, उसकी व्यवस्था ठीक से चल सके, इसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। तो यह वक्फ बोर्ड किस अधिनियम के तहत बनाया गया है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय वक्फ परिषद, सेंट्रल वक्फ कानून, केंद्रीय वक्फ परिषद, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो राज्य वक्फ बोर्डों का कामकाज की देखरेख करता है। इसकी स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 के तहत 1964 में की गई थी। यानी वक्फ अधिनियम पहली बार कब आया? तो वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में लाया गया था, और इसी अधिनियम के तहत, इसी कानून के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। और ये केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्य क्या है? इनका कार्य है कि राज्यों में जो वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे उनके कामकाज का ये देख रेख करेंगे। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि वक्फ अधिनियम कब बनाया गया था। तो पहले वक्फ अधिनियम 1964 में बनाया गया, और इसी अधिनियम के तहत 64 में केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया। और केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्य क्या है? राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है, वर्तमान समय में 32 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्य है राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज की देखरेख करना, यही नियंत्रित करता है इन बोर्डों को। आगे देखिए, इस अधिनियम को बाद में संशोधित किया गया और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन ढांचों को बढ़ाने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। साधारण भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1954 में जो कानून बनाया गया था, इस कानून को हटाकर एक नया कानून लाया गया 1995 में। 1954 के कानून के आधार पर केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई थी 1964 में,
और इसका कार्य था राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज की देखरेख करना। तो 1954 वाला अधिनियम निरस्त कर दिया गया और 1995 का अधिनियम आरोपित कर दिया गया, यानी इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। पुराना कानून हटा दिया गया और उसके स्थान पे नया कानून ला दिया गया और इसी कानून में संशोधन करने के लिए यह बिल पेश किया गया है 2024 में। तो किस अधिनियम में संशोधन करना है? तो संशोधन करना है 1995 के अधिनियम में। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया गया है वक्त अधिनियम 1954 के स्थान पे वक्त अधिनियम 1995 आ गया है। आगे, भारत में सुन्नी और शिया समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है जो प्रत्येक संप्रदाय की विशिष्ट धार्मिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। दोनों समुदाय के लोग रहते हैं भारत में, अलग अलग संप्रदाय है। मुस्लिम समाज में शिया संप्रदाय अलग है, सुन्नी संप्रदाय अलग है, उनकी विचारधाराओं में थोड़ा सा अंतर है। दोनों इस्लाम के ही अंग हैं, लेकिन दोनों संप्रदायों में थोड़ा सा अंतर है, उनकी विचारधाराओं में अंतर है। क्या अंतर है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। बस यहाँ हमको ये समझना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड अलग है। सुन्नी वक्फ बोर्ड सुन्नी समुदाय के वक्त का यानी दान में दिए गए संपत्तियों का देखरेख करता है, और जो शिया वक्फ बोर्ड है वो शिया समुदाय के लोगों के द्वारा जो दान में दी गई है संपत्ति उसकी देखरेख करता है। तो अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। आगे देखिए, वक्त अधिनियम 1995। तो यहाँ पे वक्त अधिनियम 1995 एक व्यापक कानून था। 1995 में जो कानून लाया गया वो 1954 के कानून की अपेक्षा काफी व्यापक था, जिसका उद्देश्य भारत संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना था, समकालीन चुनौतियों का समाधान करने और वक्त संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए वक्त अधिनियम 1954 को वक्त अधिनियम 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी 54 वाला जो अधिनियम था, इस अधिनियम को हटाकर 1995 वाला अधिनियम लाया गया, उसको निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पे नया अधिनियम आ जाता है। अब जब ये नया अधिनियम आया तो क्या परिवर्तन आया? आगे देखिए, राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना ये कैसे होती है? वो तो केंद्रीय वक्फ परिषद था जो 1964 में बनाया गया था और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करता है, उसके कामकाज की निगरानी करता है। इसकी स्थापना क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिनियम में प्रत्येक राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड के गठन का प्राविधान है। ये बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। यानी सभी राज्यों का अपना अलग अलग वक्फ बोर्ड होगा और ये वक्फ बोर्ड अपने राज्य में जो वक्त की गई संपत्ति है, दान में दी गई संपत्ति है, उसका देखरेख करेंगे, उसके प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन? राज्य वक्फ बोर्ड। अगला है, अब आ जाते हैं 2024 वाले वक्फ बोर्ड पर। कह रहा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 में क्या है? केंद्र सरकार वक्त अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए संसद में एकीकृत वक्त प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 पेश किया। यानी 1995 का जो वक्त अधिनियम था उसको एक नए नाम से एकीकृत एकीकृत वक्त प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 पेश किया गया। यानी इसमें संशोधन करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया जाता है 2024 में, अभी कुछ दिन पहले, जिसपे ये विवाद खड़ा हुआ है। वक्त अधिनियम में संशोधन करके वक्त बोर्ड में गैर मुस्लिमों और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी पे तो विवाद है, इसी पर विवाद है। ये जो नया संशोधन विधेयक लाया गया है, इसमें कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड है जिसमें केवल मुस्लिम पुरुष सदस्य ही हो सकते हैं, इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, मुस्लिम महिला सदस्य भी होनी चाहिए और कुछ सदस्य गैर मुस्लिम भी होने चाहिए। इसी पे विवाद चल रहा है। जो विपक्षी दल हैं और
इस विधेयक के विरोध में लोग हैं। इनका कहना है कि जब ये संगठन ही मुस्लिम समुदाय का है तो गैर मुस्लिम समुदाय का सदस्य इसमें सदस्य क्यों बनेगा। इसी को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। तो इसमें कहा गया इस संशोधन विधेयक में वक्फ अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाए और मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। यही विरोध का विरोधाभास का राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष चाहता है कि इसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम महिलाएं शामिल हों इस बोर्ड में, लेकिन विपक्ष और इसके विरोध करने वाले जो दल हैं वो लोग चाहते हैं कि इसमें गैर मुसलमानों को मौका नहीं मिलना चाहिए। बोर्ड से संपत्ति को वक्त घोषित करने का अधिकार छीन लिए गए हैं। ये जो नया विधेयक आया है इसमें जो संशोधन किया जा रहा है कि अभी तक व्यवस्था ये थी कि वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को अपना बोल देता था वो संपत्ति उसकी हो जाती थी, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल बनाता था, उसी ट्रिब्यूनल में मामला चलता था और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड ही करता था। और उस फैसले के विरोध में आप कहीं भी किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते थे। तो ये अधिकार छीन लिया गया है इस बोर्ड से कि बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। उसके बाद प्रस्तावित विधेयक में किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति हो या ना होने का निर्णय करने संबंधी बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है। धारा 40 हटा दी गई है जिसमें यह शक्ति मिला हुआ था बोर्ड को कि किसी भी संपत्ति को वो अपनी संपत्ति घोषित कर दे। ये धारा ही हटा दी गई है इस संशोधन में कि इतना असीम पावर नहीं मिलना चाहिए किसी भी संगठन को, क्योंकि ये संगठन कोई संवैधानिक संगठन नहीं है, संवैधानिक इकाई नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं है, बल्कि इस बोर्ड की स्थापना एक अधिनियम से किया गया था और यह अधिनियम 1954 में आया था। इसी अधिनियम के आधार पर 1964 में बोर्ड को बनाया जाता है, केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया जाता है और राज्य में वक्फ बोर्डों की स्थापना की जाती है। तो यह एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। एक गैर संवैधानिक और वैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो धारा 40 में जो असीम शक्ति दिया गया था वक्फ बोर्ड को, उस शक्ति को छीन लिया गया है इस संशोधन विधेयक में। अगर ये पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की ये शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और यही शक्तियां समाप्त ना हो इसी के लिए इसका विरोध किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो पुराना वाला कानून है वक्फ बोर्ड का उसमें क्या है और जो नया वाला कानून है उसमें क्या है। जो प्रस्तावित बिल है उसमें क्या है, एक तुलनात्मक स्वरूप हम लोग देख लेते हैं तो ठीक से समझ में आ जाएगा कि विरोध का कारण क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है इतने जोर शोर से। भारत की राजनीतिक पार्टियां दो हिस्सों में बंट गई हैं। एक हिस्सा है एनडीए और उसके घटक दल जो चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए, अधिनियम के रूप में आ जाए और 1955 का अधिनियम संशोधित हो जाए। लेकिन दूसरा तबका है जो इंडिया गठबंधन और उसके साथ जुड़ी हुई अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, जैसे ये कानून पहले था जितनी शक्तियां इसको मिली थी वो शक्तियां बरकरार रहनी चाहिए। तो चलिए एक तुलनात्मक अध्ययन करके देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड का पुराना कानून क्या था और वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल क्या है, क्या क्या चेंजिंग लाई जा रही है इस संशोधन बिल के माध्यम से। पहले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ है सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल, अधिकरण। तो ये ट्रिब्यूनल का गठन बोर्ड ही करेगा। अगर बोर्ड ने किसी जमीन पे दावा कर दिया कि ये वक्त की जमीन है तो जो भी उस पे काबिज है वो उसके पास अगर कागजात हैं तो वो अपील करेगा। तो अपील कहाँ करेगा, तो इसके लिए वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल बनाएगा और उसी ट्रिब्यूनल में जाकर के उसको अपील करना है और उसी बोर्ड के सदस्य उस ट्रिब्यूनल में होंगे, आखिरी निर्णय वही लेंगे और उसके निर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में आप नहीं जा सकते। तो वही कह रहा है कि ट्रिब्यूनल में ही अपील किया जा सकता है। ये पुराना वाला कानून है। वही बोर्ड
प्रॉपर्टी पे दावा भी कर रहा है और वही बोर्ड फिर ट्रिब्यूनल भी बना रहा है, वहीं पे मुकदमा भी चलेगा, उन्हीं को निर्णय भी देना है। यही विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन नए बिल में क्या है? नए बिल में कह रहा है कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अगर ये विधेयक पास हो जाता है, अधिनियम के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, 1995 का वक्त अधिनियम बदल जाता है, तो ये शक्ति इनकी समाप्त हो जाएगी। यानी ट्रिब्यूनल तो गठित होगा, ये निर्णय भी देगा, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो व्यक्ति अपील कर सकता है इस निर्णय के विरुद्ध। ये इसमें संशोधन में लाया गया है। दूसरा बिंदु क्या है? वक्त ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी तक जो ये ट्रिब्यूनल फैसला दे देता था वही अंतिम है, उसके खिलाफ कहीं भी किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये तो असीम पावर है। इसी को कम करने के लिए यह नया बिल प्रस्तावित है। इसमें क्या कहा गया? अब वक्त ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। वक्त ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो अंतिम नहीं होगा, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। ये दूसरा बिंदु है विरोध का। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा कह रहा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। यानी इस्लामिक उपयोग में आने वाला कोई भी जमीन वो ऑटोमेटिक ही वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन न दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। यानी इस्लामिक प्रयोग में जितनी भी जमीन है, जब तक वो दान नहीं दिया जाएगा, वक्फ नहीं किया जाएगा, तब तक वो वक्फ के अंडर में नहीं जाएगा। ये संशोधन में लाया गया। अभी तक यही है नियम, इसमें यही अधिनियम में व्यवस्था है कि जो भी जमीन, जो भी संपत्ति इस्लामिक यूज में है वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। इसीलिए इतनी भारी मात्रा में इनकी संपत्ति हो गई है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। यही विरोध का एक मूल बिंदु है। आगे देखिए, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो 1995 का जो अधिनियम है, इसमें साफ साफ कहा गया कि महिलाओं को एंट्री नहीं मिलेगी सदस्य के रूप में, और गैर मुसलमान सदस्य इसमें नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ संशोधन बिल में क्या कहा गया? वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। यानी 4 सदस्य ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं हुआ करते थे। 2 महिला सदस्य होंगी, ये महिला सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगी, और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो गैर इस्लामिक होंगे, गैर मुस्लिम होंगे। तो ये विरोध का बिंदु बना हुआ है पुराने कानून और नए कानून पे। अब देखिए, किरण रिजिजू साहब ने कुछ जवाब दिया है कुछ प्रश्नों का, उसको देख लेते हैं। इसमें प्रश्न था कि बिल संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है बिल, तो किरण रिजिजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस बिल में जो भी प्राविधान है यह संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता, यह धर्म के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है। तो धर्म का जो मौलिक अधिकार है, आप जानते हैं अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक इसका वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद है इसमें। अनुच्छेद 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को धारण करने की स्वतंत्रता है। 26 है धार्मिक प्रयोजन की स्वतंत्रता है। 27 है जिसमें धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, और 28 धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्राविधान है। तो मंत्री महोदय ने कहा कि ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता, यहाँ तक कि जो धार्मिक मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन नहीं करता, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा प्रश्न इनके सामने था कि बिल में हक छीना जा रहा है। ये आरोप है मुस्लिम समुदाय का और विपक्षी पार्टियों का, नेताओं का ये आरोप है कि इस बिल के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से सत्ता दल मुस्लिमों का हक छीन रही है। तो इन्होंने जवाब दिया है कि किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। इसमें हक नहीं छीना जा रहा है, बल्कि इसमें जेंडर इक्वलिटी लाई जा रही है। अगर पुरुषों को बोर्ड में मौका मिल रहा है तो महिलाओं को भी बोर्ड में मौका मिलना चाहिए।
इसीलिए यह संशोधन करना आवश्यक है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया, इसके जवाब में इन्होंने कहा कि ये संशोधन बिल पहली बार नहीं लाया गया है, कई बार संशोधन हो चुके हैं। पहले तो कानून 1954 वाला था, जिसके आधार पर 1964 में परिषद बनाई गई थी, केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई गई थी और राज्यों में वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई थी। बाद में 1995 में 1954 वाला अधिनियम निरस्त कर दिया गया, 95 का अधिनियम आ गया और इस 95 के अधिनियम में 2013 में संशोधन करके इसको असीम पावर दे दिया गया। तो पहली बार ऐसा संशोधन नहीं हो रहा है, पहले भी इसमें संशोधन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया था, इसके बाद कई संशोधन हो चुके हैं। बिल में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया जा रहा है। तो ये जो संशोधन है ये 1995 के एक्ट में अधिनियम में संशोधन करने की योजना है, लेकिन अभी इसको जब पेश किया गया लोकसभा में तो ये पास नहीं हो पाया और मजबूरन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है। उस पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगा फिर देखने वाली बात होगी कि इसका क्या होता है, आगे ये पास होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये बिल पेश होते ही लामबंद हो गई हैं राजनीतिक पार्टियां, कुछ पार्टियां इस बिल के समर्थन में हैं, कुछ पार्टियां इसके विरोध में हैं। आम जनमानस में भी समर्थन और विरोध का दौर जारी है, क्यूआर कोड स्कैनिंग शुरू हो गई है और लोग समर्थन में भी अपना मत जुटा रहे हैं, विरोध में भी अपना मत जुटा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, आगे आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि इसका परिणाम क्या होता है, ये बिल पास होता है कि नहीं होता है। अगर ये बिल पास हो गया तो जो एब्सोल्यूट पावर मिला हुआ है वक्फ बोर्ड को, वो एब्सोल्यूट पावर उनका खत्म हो जाएगा। ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। इसके अलावा महिला सदस्यों को मौका मिलेगा, गैर मुस्लिम सदस्यों को भी मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीजें इसमें होने वाली हैं, लेकिन अब सब कुछ निर्भर करेगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। सरकार तय करेगी कि आगे इसमें कुछ संशोधित करके तब ये बिल पास कराया जाए या बिना संशोधन के ही ये बिल पास करा लिया जाए, या ये बिल पास ही नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष विपक्ष अगर आपस में लड़ते रहे तो हो सकता है ये बिल पास ही ना हो। तो एक राजनीतिक मुद्दा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो गई है और लोग इसको लामबंद करना शुरू कर दिए हैं, जिससे वोट बैंक की राजनीति हो सके। तो यही था आज का मुद्दा हम लोगों का, जो अभी बहस चल रहा है इस मुद्दे पे। तो यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को, जो अधिनियम पास हुआ 1954 का, 1964 में फिर केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया, उसके आधार पे राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए, तो यहाँ से ये सारे प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स के सीरीज में क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और ध्यान रखिएगा कि 32 वक्फ बोर्ड अभी वर्तमान समय में अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं, यह भी प्रश्न का मुद्दा बन सकता है। तो कितनी संपत्ति है इस समय वक्फ बोर्ड के पास, किस नंबर पे आता है संपत्ति में, ये तमाम प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज का जो करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक यही था। आगे अगर इसमें कुछ नया आता है तो इस टॉपिक को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में क्या संयुक्त संसदीय समिति का रिपोर्ट आता है, उसके आधार पर सरकार क्या निर्णय लेती है, बिल को पास करा के अधिनियम के रूप में परिवर्तित करा पाती है या नहीं करा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा भी निर्णय होगा, जो भी इसमें प्रगति होगी, उस प्रगति पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक था और इस करंट्स के क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसी अपील के साथ इस क्लास को पूरा करते हैं। जय हिंद।